हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इन नीट 2022 में एंजाइम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इवन इफ आप नोटिस करोगे तो नीट 2023 में भी आया हुआ है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जब आप नोटिस करोगे तो लगभग एवरी ईयर एंजाइम से एक क्वेश्चन रहते हैं। नीट एग्जाम में हर साल एंजाइम से एक क्वेश्चन रहता है। तो उन एंजाइम से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मेरा लेक्चर देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ लुक दिस वीडियो कम्प्लीटली, डोंट स्किप एनी पार्ट, वी विल लर्न अलॉट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम एंजाइम से। तो एंजाइम एक्चुअल में होते क्या हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना, एंजाइम एक्चुअल में होते हैं बायो कैटलिस्ट। एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब है समझाते हैं। जैसे एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम नाइट्रोजन से कराते हैं तो हमारा NH3 बनता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होती। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं आयरन को एज ए कैटलिस्ट। हम लोग आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब ये आयरन क्या करता है, इनकी रिएक्शन को इन्हांस कर देता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में अमोनिया नहीं बनेगा, बट जब हम आयरन डालेंगे कैटलिस्ट का काम करेगा, इसकी वजह से अमोनिया बनता है। तो कैटलिस्ट बेसिकली होते क्या है, देखो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं या केमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके रूप में कोई चेंजेस नहीं होता, ये जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। वैसे ही अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें तो लेट्स सपोज ह्यूमन बॉडी, किसी ह्यूमन ने सुक्रोज कंज्यूम किया। अब सुक्रोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ह्यूमन बॉडी में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑटोमेटिक नहीं बनता, हमें यहाँ पे एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिस एंजाइम को हम लोग सुक्रेज बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ एंजाइम आया और एंजाइम ने क्या किया, इस रिएक्शन को कैटलाइज किया। रिएक्शन को क्या किया, कैटलाइज किया। तो इसी वजह से अब इसके नाम में लग गया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि ये रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड है बायो। तो एंजाइम को बायो कैटलिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बायो का मतलब होता है लिविंग। तो ये जो रिएक्शन हुई है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुई है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस होती हैं उसको कैटलाइज करता है एंजाइम, इसलिए एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक, लेकिन जो इनऑर्गेनिक में करता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें जानना है वो ये है कि ये जो बायो कैटलिस्ट, पहली चीज़ तो हम जान गए कि ये बायो कैटलिस्ट है। क्यों बायो कैटलिस्ट है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलाइज कर रहा है रिएक्शन को। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट एंजाइम के बारे में। एंजाइम के बारे में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानना है कि जो फंक्शनल एंजाइम होता है, अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शनल एंजाइम की, जितने भी एंजाइम फंक्शनल होते हैं वो सारे के सारे 3 डिग्री प्रोटीन होते हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ और वो लेक्चर प्रोटीन का देख लो। ठीक है, तो फंक्शनल एंजाइम जो होते हैं जितने भी, तो वो 3 डिग्री प्रोटीन होते हैं, टर्सरी प्रोटीन होते हैं। अगर ये टर्सरी से सेकेंडरी में बदल जाएंगे तो ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो जितने भी फंक्शनल एंजाइम होते हैं ध्यान रखना सारे के सारे टर्सरी प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेप्ट राइबोजाइम, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र एक्सेप्शंस पे रहती है तो वो पूछ लेते हैं। तो राइबोजाइम भी क्या होता है, बायो कैटलिस्ट है, एंजाइम है, लेकिन ये आरएनए है। अब खास बात सुनो, एंजाइम जितने भी देखोगे तुम, सारे एंजाइम के लास्ट में, थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट में अपने को क्या दिखता है, एज दिखता है। जैसे तुम देखोगे सुक्रोज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, तो लास्ट में अगर ASC आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एंजाइम है। और वो कैसा एंजाइम है, 3 डिग्री प्रोटीनस नेचर का एंजाइम है। एक एक्सेप्शन याद रखना है बस कि राइबोजाइम एंजाइम नहीं है, राइबोजाइम आरएनए होता है। फिर भी ये काम किसका करता है, तो आंसर है राइबोजाइम काम किसका करता है, एंजाइम का काम करता है। ठीक, इट्स अ आरएनए। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब ये जो एंजाइम का एक्शन होता है, एंजाइम तो पता चल गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा। तो इनके ये कैटलाइज कैसे करते हैं, ये रिएक्शन कैसे करते हैं। तो देखो एंजाइम में देखोगे तो जैसे मान लो ये कोई एंजाइम है, इस एंजाइम में एक ग्रुप आया जाएगा, इसके 3D स्ट्रक्चर की वजह से एक ग्रुप जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। और ये होता है मान लो सबस्ट्रेट है जिसकी रिएक्शन होनी है। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की होनी थी तो वहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जाते हैं। तो मान लो यहाँ सुक्रोज की होने वाली, तो ये सुक्रोज मालिक्यूल जाके सुक्रेज एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। जब ये सुक्रोज मालिक्यूल जाके सुक्रेज की एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो यहाँ पे हमारा ये आके बाइंड कर गया सबस्ट्रेट। ये हो गया सेकंड स्टेप। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबस्ट्रेट आएगा, वो जाके एंजाइम पे बाइंड करेगा। एंजाइम पे सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करता है, ध्यान देने वाली बात है, एक्टिव साइट। तो एंजाइम में ग्रुप जैसी स्ट्रक्चर रखती है, एक्टिव साइट होती है जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। अब इनके बाइंड करने की वजह से बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी में ज़्यादा होती है, तो ये अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, एंजाइम प्रोडक्ट, EP का मतलब क्या है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये फिर जाके ब्रेक होकर एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग हो जाते हैं। तो एक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे बाइंड करेगा, जो एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है, सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा एंजाइम से तो एंजाइम को इंड्यूस करेगा कि एंजाइम अपना शेप बदल ले। तो एंजाइम अपना शेप अल्टर करता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाता है। मतलब पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा, जिसकी वजह से एंजाइम में कुछ चेंजेज होंगे और वो सबस्ट्रेट एंजाइम से टाइटली बाउंड हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो क्या करता है कि जो सबस्ट्रेट होते हैं उस सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है कि केमिकल बॉन्ड टूटेंगे और नए बनेंगे। तो केमिकल बॉन्ड जो सबस्ट्रेट का होता है उसको तोड़ता है और एक नया कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा कि जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें से एंजाइम रिलीज हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा वो रिलीज हो जाएगा। अब इसके बाद एंजाइम में से जब प्रोडक्ट हट जाएगा तो एंजाइम की एक्टिव साइट फिर से फ्री हो जाएगी, तो फिर ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगी, फिर कैटालिटिक रिएक्शन होगी। तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक। यानी पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उससे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाएगा। ये स्टेप्स होते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि एंजाइम जो है उससे होता क्या है, तो आंसर है कि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। यहाँ लिख देता हूँ, एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जैसे मान लो कि पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, मान लो यहीं पे देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है सुक्रोज से ग्लूकोज, अगर नॉर्मल में मान लो, लेट सपोज एक ऐसे हाइपोथेटिकली मानते हैं, नॉर्मल में अगर मान लेते हैं कि ये 10 सुक्रोज टूट रहे थे, बट अगर एंजाइम्स आ जाएगा तो ये 10 की जगह 1000 टूटने लगेंगे, तो 100 गुना से 1000 गुना तक स्पीड वो बढ़ा देता है। तो एंजाइम ये कैसे कर पाता है, मतलब एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन यानी प्रोडक्ट फार्मेशन की कैपेसिटी या सबस्ट्रेट के टूटने कैपेसिटी को इतना ज़्यादा हाई रेट पे कैसे बढ़ाता है। तो उसके लिए तुम ध्यान रखना कि एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आएगा कब, जब यू हैव टू रीड केमिकल काइनेटिक्स। जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लो तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी भी अपन समझ सकते हैं, ठीक। अभी कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये सबस्ट्रेट है, ये देखो ये ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आया, तो सबस्ट्रेट से देखो, सबस्ट्रेट जो होता है ना उससे बनता है इंटरमीडिएट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसके बाद बनता है प्रोडक्ट। तो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के बाद क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और उसके बाद बनेगा हमारा प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है ना जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और जल्दी से प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर एंजाइम नहीं है, मान लो एंजाइम नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ठीक। अब ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, यानी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो अगर एंजाइम नहीं है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एनर्जी इतनी पहुंचेगी तब जाके ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन अगर एंजाइम है तो एंजाइम हो तो थोड़ा सा ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस कर लो, यहाँ पे देखो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें तुमसे पूछ सकता है, मतलब यहाँ पे ये है, ये लाइन दे देगा और ये गायब कर देगा, ये लिखा हुआ गायब कर देगा, इसको ए दे देगा, बी वो दे देगा, फिर बोलेगा ये बताओ ए क्या है बी क्या है। तो देखो एंजाइम रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि एंजाइम का काम ही है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना, अगर एंजाइम के बिना चल रही तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, रिएक्शन रेट मोर, मतलब जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यही एक्चुअल में एंजाइम का मैकेनिज्म है। तो कोई पूछेगा एंजाइम काम कैसे करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करा देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखो 2 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, एक तो तुम टेम्परेचर और पीएच एक साथ ले लो, और दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब देखो टेम्परेचर क्या होता है, एंजाइम देखो एंजाइम्स की बात करोगे तो ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पे काम करते हैं। ज़्यादा रेंज होगा तो काम नहीं करेंगे, बहुत कम हो गया एंजाइम टेम्परेचर तो भी काम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया तो भी काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताते हैं। हर एक एंजाइम की ना जो ऑप्टिकल हाईएस्ट एक्टिविटी देखोगे तो वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे होती है, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच कहते हैं। एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड एबव द ऑप्टिमम वैल्यू। इसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ ग्राफ में समझो। देखो मान लो कोई एंजाइम है, जैसे माउथ का एंजाइम, माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, माउथ में सलाइवा होता है, और सलाइवा में देखोगे तो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करता है पीएच 6.8 पे। हर एक एंजाइम का अलग अलग होता है, ठीक है। इसका 6.8 है, बहुत सारे एंजाइम तुमको मिलेंगे जो पीएच 3 पे मैक्सिमम इफेक्ट दिखा पाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे जो 7.8 पे या 9 पे दिखा रहे होंगे। तो ये मान लेते हैं लाइसोजाइम एंजाइम है, तो इसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी आती है वो आती है पीएच 6.8 पे। अब ये जो पीएच 6.8 पे अगर किसी एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी आती है तो इस पीएच को हम बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच का मतलब ऐसा पीएच जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। अगर पीएच इससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो एक्टिविटी घटेगी, अगर पीएच इससे घटाओगे तो भी एक्टिविटी घटेगी। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ जब आप पीएच को बढ़ाते जाओगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और ऑप्टिमम पीएच से जब आप आगे बढ़ाते जाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी घटती रहेगी, ठीक। वैसे ही टेम्परेचर की में होता है, टेम्परेचर में भी एक फिक्स ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वैल्यू मैक्सिमम होती है एंजाइम की एक्टिविटी। तो अगर आप इससे कम कर दो, ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम कर दो तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा करेंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन होगी। यानी अगर इस रेंज में है और हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की ओर जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ देखो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की ओर जा रहा है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। अब क्या हुआ कि जब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हासिल कर लिया तो उसके बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी घटती है। रीज़न क्या है बताते हैं।
यहाँ पे तुम्हारे लिए एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखा है, इसको तो तुम हाईलाइट्स कर लो, भूलना ही मत। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको आपको हाईलाइट कर लेना है, भूलना नहीं है, ठीक। इसमें इन्होंने क्या कहा है वो भी देख लो। कह क्या रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक, तो एंजाइम्स क्या करेंगे, इनएक्टिव स्टेट में चले जाएंगे। मतलब अगर टेम्परेचर कम कर दें तो एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में चले जाएंगे और एंजाइम काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही हम कर दें, हाई टेम्परेचर कर दें, तो हाई टेम्परेचर होने पे क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन का डीनेचरेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोटीन का डीनेचरेशन होता है। तो जब हाई टेम्परेचर करोगे तो प्रोटीन का डीनेचरेशन हो जाएगा, प्रोटीन का डीनेचरेशन का मतलब अगर 3 डिग्री स्ट्रक्चर है तो वो पहले 2 डिग्री में टूटेगी, फिर 1 डिग्री में टूटेगी। कब? जब हम इसे हीट देंगे या ज़्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे तब। तो हम यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो एंजाइमेटिकल एक्टिविटी ही इसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एंजाइम खराब हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी, यानी 3 डिग्री से 2 डिग्री या 1 डिग्री में आ जाएगी। ओके, तो लो टेम्परेचर इनएक्टिव स्टेट, हाई टेम्परेचर डीनेचरेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है, 10 एंजाइम है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल मानते हैं कि हमारे पास 10 एंजाइम है, ठीक, और हमने क्या किया, एक सबस्ट्रेट दिया। तो एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम से काम करेगा तो कुछ रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। फिर हमने 2 दिया तो 2 से काम करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। 3 दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ गई। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा। वैसे ही 4 दिया तो भी, 5 दिया तो भी, 10 दिया तो भी, लेकिन 10 के बाद जब 11 देंगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 10 एंजाइम तो बिजी हैं, फ्री कोई है नहीं जो अगला सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल सके। तो अगर क्या कर रहे हो ना, इंक्रीज कर रहे हो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो वेलोसिटी जो एंजाइम की होगी, एंजाइम रिएक्शंस की जो रेट होगा वो पहले बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कुछ फ्री एंजाइम है। फिर क्या होगा कि द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि सारे एंजाइम अभी काम पे लग गए हैं, विच इज नॉट एक्सीड बाई एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ाओगे तो भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंजाइम्स क्या हो गए, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंजाइम में ही सैचुरेशन आ चुका है। तो एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देयर इज नो फ्री एंजाइम। देख रहे हो, कोई भी फ्री एंजाइम नहीं बचा क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन हो चुका है। तो इसकी वजह से अब कोई फ्री एंजाइम है नहीं, तो किसी भी एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करेगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। तो अगर देखो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर तुम बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस बढ़ा रहे हो, ये भी बढ़ रहा है। बट एक लिमिट के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर अब तुम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना हो बढ़ाओ, वेलोसिटी कर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है Km वैल्यू, यहाँ पे दे रखा है Km वैल्यू। तो Km वैल्यू पूछ सकता है क्या होता है, फिगर में दिया, यही समझ लो। Km वैल्यू एक्चुअल में क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। एक्स एक्सिस पे है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। कब? जब वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधा है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा। तो Km कोई पूछेगा क्या होता है तो उसको बताना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई 2। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन के आधा रेट ऑफ रिएक्शन पाने के लिए जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग Km वैल्यू कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, Km वैल्यू कहते हैं। ये देखो अगेन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, सारी NCERT की लाइनें पढ़ा रहा हूँ। तो यू शुड रिवाइज वंस NCERT। और इस लेक्चर में अपन NCERT रिकैप नहीं करेंगे क्योंकि NCERT में पहले से ही NCERT ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द इनहिबिशन ऑफ केमिकल स्टफ ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। जैसे ये एक एंजाइम है, ठीक, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये क्या है इसकी एक्टिव साइट। यहाँ आके कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट। यहाँ आके कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट। अब हमने क्या किया, सबस्ट्रेट के जैसा एक प्रोडक्ट बनाया और वो जाकर उस एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया, ठीक। तो एक्टिव साइट पे जब ये जाके बाइंड कर गया तो एक्टिव साइट फ्री नहीं होगी। तो जब एक्टिव साइट फ्री नहीं होगी तो सबस्ट्रेट जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं इनहिबिशन। अगर कोई केमिकल स्टफ, कोई केमिकल सब्सटेंस बाइंड कर जाए एंजाइम से कोई केमिकल बाइंड कर जा रहा है और वो सट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी जिसकी वजह से बंद हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिशन। तो इनहिबिशन का मतलब कोई केमिकल सब्सटेंस आएगा, वो एंजाइम से बाइंड करेगा जिससे एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, एंजाइम का जो काम करना है वो सट ऑफ कर देगा। तो इस तरह के जो फिनोमिना होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम इनहिबिशन बोलते हैं। और जो केमिकल इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। अब देखो इनहिबिशन अगर देखोगे ना तो तुम MBA फर्स्ट ईयर में तुम्हें इनहिबिशन एक लंबा टॉपिक है, मतलब पढ़ाया जाएगा तुमको अच्छे से, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव सब पढ़ाया जाएगा। बट यहाँ पे ना तुमको सिर्फ एक तरह का इनहिबिशन याद रखना है, वो है कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव में होता क्या है कि देखो, जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर का मतलब केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम एक्टिविटी को बंद करेगा। इनहिबिटर को देखोगे और सबस्ट्रेट को देखोगे तो दोनों सेम दिखेंगे, क्लोजली रिजेंबल। जैसे सबस्ट्रेट तुम्हारा ऐसा है तो इनहिबिटर भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, दिखेगा बाहर से सेम, उनका केमिकल नेचर अलग होता है। तो अगर क्या हो जाए कि इनहिबिटर सबस्ट्रेट के क्लोजली रिजेंबल हो जाए, किस से, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, तो ये
और ये जाके एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इनहिबिट कर दे, यानी तब यहाँ पे क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट पहले पहुँच गया तो ये बाइंड हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। अगर इनहिबिटर पहले पहुँच गया तो ये बाइंड हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। तो इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, सबस्ट्रेट में और इनहिबिटर में। तो इस तरह का इनमें कंपटीशन चलेगा। अगर सबस्ट्रेट पहले जाता है रिएक्शन होगी, इनहिबिटर पहले पहुँचता है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह का जो इनहिबिटर होता है उनको कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, इस तरह के इनहिबिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे एक एग्जांपल बस मैं तुमको यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए दिखा रहा हूँ। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम्स है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, काम क्या होता है इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, इससे आके बाइंड कौन करता है, सक्सिनेट करता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से बाइंड कौन करता है, सक्सिनेट, एटीपी बनाने के लिए। लेकिन सक्सिनेट के जैसा एक और मॉलिक्यूल दिखता है जिसका नाम है मैलोनेट। मैलोनेट जाके सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से सक्सिनेट बाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, और एंजाइम की एक्टिविटी शट ऑफ कर जाती है। अब जब ये एंजाइम शट ऑफ कर जाएगा तो इससे क्या होगा, तो एक्चुअल में ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है क्रेब्स साइकिल में। ये एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व होता है, क्रेब्स साइकिल में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो जब ये वहाँ पे नहीं होगा तो एटीपी सिंथेसिस बंद हो जाएगा। अब किसी के भी सेल में अगर एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे सेल बाद में डाई कर जाती है। कैसे डाई करती है ये भी आप जब फर्स्ट सेकंड ईयर में आओगे तो पैथोलॉजी जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ देखेंगे। बट यहाँ पे जानो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट जिससे सक्सिनेट को जुड़ना था, सॉरी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेट जिससे सक्सिनेट को जुड़ना था, उसकी जगह कौन जाकर जुड़ गया, मैलोनेट जाकर जुड़ गया। ये एक कम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। अच्छा, इनका यूज़ कहाँ करते हैं, बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। बैक्टीरिया में दे देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। यहाँ पे देखो है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। इसमें देखो बस ये देखो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कभी कभी पूछ लेते हैं, बस नाम से ही तुमको समझ में आ जाएगा। देखो पहला नाम क्या है, ऑक्साइडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। तो अब सिंपल सी बात है, तुमको पता चल गया ऑक्साइडो रिडक्टेज यानी एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। ये एंजाइम क्या करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं दो सब्सटेंस के बीच में। मतलब ये मान लो देखो यस रिड्यूस है, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, एसिडस ऑक्सीडाइज है, इसका रिडक्शन करा देंगे। मतलब एक सब्सटेंस का इनको ऑक्सीडेशन कराना होता है, एक का रिडक्शन कराना होता है। दूसरा है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफरेज नाम से देखो एज है तो एंजाइम, ठीक है, यहाँ भी देखो एज है एंजाइम, ट्रांसफरेज तो ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करता है किसी ग्रुप का। इसमें ध्यान रखना हाइड्रोजन की बात नहीं होगी, हाइड्रोजन को छोड़ के किसी ग्रुप को ट्रांसफ़र करे। जैसे इसके पास जी ग्रुप था, इसको ये ट्रांसफ़र कर दिया इसके पास। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, सॉरी ये एस ग्रुप था, इसको ट्रांसफ़र कर दिया इसके पास। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होगा कि ट्रांसफ़र हो जाए किसी ग्रुप का एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो ऐसे एंजाइम ट्रांसफरेज होते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज ऐसे एंजाइम होते हैं ना जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, बस सिंपल है। एज का मतलब एंजाइम, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोलिसिस, तो ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करते हैं उनको हाइड्रोलेजेज बोलते हैं। लाइएजेज, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। लाइएजेज क्या करता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप बट विदाउट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलाइजेज भी क्या करता है, ग्रुप रिमूव कर देता है, बदल देता है, बट हाइड्रोलिसिस करके करता है। लाइगेजेज विदाउट हाइड्रोलिसिस करता है। जैसे तुम्हारे पास देखो ये एक सब्सटेंस है, यहाँ पे एंजाइम्स आया, इनके बॉन्ड को तोड़ के इनका आपस में बॉन्ड बनवा दिया, इनका आपस में बॉन्ड बनवा दिया, ठीक है। तो ऐसे होते हैं लाइगेजेज। लाइगेजेज आइसोमरेज क्या होते हैं, नाम से क्लियर है, एज का मतलब एंजाइम है, आइसोमर का मतलब आइसोमर बनाएगा। यानी इसमें ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो इंटर कन्वर्जन कराते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, इनको आपस में बदलते रहते हैं। ऑप्टिकल को ज्योमेट्रिकल कर, ज्योमेट्रिकल को पोजिशनल कर दिया, ऐसे बदलते रहते हैं। लाइगेजेज दुनिया का बच्चा जानता है। एज का मतलब होता है एंजाइम और लाई का मतलब होता है ग्लू, समझ लो चिपकाना। तो लाइगेजेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो लिंक करते हैं, दो कंपाउंड्स को लिंक करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए लाइगेजेज को हम लोग मॉलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो लोगों को जोड़ता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, अभी जो हमारे पास टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला एंजाइम खुद है, दूसरा एंजाइम में जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है जिसमें लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एंजाइम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोफैक्टर। अच्छा, ये इनहिबिशन भी इंपॉर्टेंट है यार, उसको छोड़ मत देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है उससे पहले जान लो। देखो एंजाइम हमने बोला प्रोटीनियस होता है, तो कंप्लीट एंजाइम को हम होलो एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम वर्ड कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट एंजाइम को होलो वर्ड बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एपो एंजाइम और दूसरा आता है कोफैक्टर। देखो बहुत ये ना, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको ध्यान से कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद ना ये मतलब बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, मतलब इसमें कन्फ्यूजन रहता है लोगों का, कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। होलो एंजाइम एक्चुअल में कंप्लीट एंजाइम है, होलो एंजाइम एक्चुअल में कंप्लीट एंजाइम है। ओपो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट होता है, ध्यान देने वाला बात। तो एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन नहीं है, कुछ और भी है। तो एंजाइम में जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, और कोफैक्टर एक्चुअल में नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। तो एंजाइम का जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, और एंजाइम का जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं।
बेसिकली अब ये जो को फैक्टर होता है ये 3 टाइप के होते हैं। को फैक्टर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड होता है कोएंजाइम, और थर्ड होता है मेटल आयंस। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो को फैक्टर होता है ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोएंजाइम भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बताते हैं। मेटल आयन तो सिंपल है, इनऑर्गेनिक मेटल्स होंगी। ये क्या होता है? टाइटली बाउंड होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ट्रांजिएंट बाउंड होते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब वीकली बाउंड होते हैं या लूजली बाउंड होते हैं। और बाउंड कब करते हैं? जब उनको कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना होता है, तब जाके वो कोएंजाइम उनसे बाइंड करता है। ये सब रिक्वायर्ड क्यों है? तो को फैक्टर की रिक्वायरमेंट अगर कोई पूछेगा तो रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अगर ये ऐड नहीं होंगे ना तो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। समझे? अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक एक एग्जाम्पल की, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पास H2O2 है, इससे बनता है H2O + O2, और इसको कैटेलाइज करता है तुम्हारा एंजाइम पेरोक्सीडेज कैटालिसिस। पेरोक्सीडेज कैटालिसिस इसको क्या करता है? कैटेलाइज करता है। तो इसके लिए इसको एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अगर कोएंजाइम्स में बात करें तो ज़्यादातर जो कोएंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअल में विटामिन्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं, लाइक एज नियासिन। नियासिन बहुत सारे एंजाइम्स में एज को एंजाइम काम करता है। मेटल आयंस की बात करें तो एक बहुत फेमस वो होता है एंजाइम में, जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैज जिंक मेटल। ये बिना जिंक मेटल के ये एंजाइम काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखो एंजाइम के जो कंसेप्ट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। नीट 2020 में ये पूछा गया था मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैच कराना है। बट एक चीज़ ध्यान देना कि अभी ना जैसे मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ तो 20 to 23 पे मेरा फोकस है, ठीक है। उसके पहले का क्वेश्चन नहीं करा रहा। तो अगर उससे पहले के क्वेश्चन में देखोगे ना तो एंजाइम्स का जो वो बताया था, एंजाइम्स के जो स्टार्ट में पार्ट बताया था, जैसे कि बायो कैटलिस्ट होता है और एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, और वो ग्राफ दिए खाया था। तो इस स्टार्टिंग के क्वेश्चंस उस 17 से 20 के एरा में ज़्यादा पूछे गए थे। 20 के एरा के बाद से ये लोग इनहिबिशन पे ज़्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो को फैक्टर को एंजाइम भी याद रखना, इस पर भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक। यहाँ पे खैर जो क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कह रहा है इनहिबिशन ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। तो कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिशन करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनहिबिटर। जो केमिकल कंपाउंड होगा उसको इनहिबिटर बोलेंगे। तो इसमें देखोगे तो तुमको एक इनहिबिटर दिख रहा है जो कि है मेलोनेट। मेलोनेट किसका इनहिबिटर है? सक्सिनेट का। और किस एंजाइम पे काम करता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जिनेज पे काम करता है। तो ए का सही ऑप्शन हो जाएगा 2। तो अब ऑप्शन में देखोगे तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट हो गए, ए का 2 2 में सही है। नेक्स्ट कह रहा है परसिस्ट पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसके पास होता है? तो पीछे प्रोटीन का मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो प्रोटीन में पाया जाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें प्रोटीन देखो तो प्रोटीन देख रहे हो, कितना अच्छा सवाल है। इसमें 2 चीज़ें पूछ लिया। प्रोटीन क्या होती है? कोलेजन। कोलेजन इज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। तो बी का सही हो जाएगा 4। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये सही हो गया। बट आगे भी देख सकते हो सेल वॉल मटेरियल ऑफ फंजाई। सेल वॉल फंजाई किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो फंजल सेल वॉल हुई, आर्थ्रोपोड के एक्जोस्केलेटन हुए, वो भी किसके बनते हैं? काइटिन के। ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिक्सिन, ये तो देखे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था नीट 2022 का ही क्वेश्चन डायरेक्टली नीट 2023 में पूछा है, बट थोड़ा सा फॉर्म बदल दिया। इसी वजह से मैं कहता हूँ PYQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अगर नीट का पेपर सच में देना चाहते हो तो बिलीव मी एटलीस्ट 15 ईयर के PYQ करके जाना। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 15 ईयर में जितने टॉपिक पूछे गए हैं 70% पेपर वहीं से फंसने वाला है, ठीक है। 60 to 70% पेपर प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉपिक से ही फंसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। तो मेलोनेट जो होता है वो क्या होता है? मेलोनेट जो होता है वो क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है किसका? सक्सिनेट का। तो सक्सिनेट से ये कंपटीशन करता है और सक्सिनेट से पहले जाके बाइंड कर जाता है किस पे? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज पे, जिसके वजह से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेट नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखो है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन। अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं, ये एक्चुअल में 12 से ये उठाया हुआ है, ठीक है। बट जितना 11 पढ़ा है उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक वर्ड है राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन नहीं होता। यही एक एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता, RNA होता है। और RNA जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, तो ये हमने कंप्लीट एंजाइम डिस्कस कर लिया। होप यू विल अंडरस्टैंड एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।